हाँ हेलो गुड मॉर्निंग। तो सैलरी का पार्ट टू। तो पार्ट वन अपने खत्म किए थे, मेडिकल फैसिलिटी परक्यूजिट वाला पार्ट अपना स्टार्ट हो गया था। मेडिकल फैसिलिटीज तक अपना डिस्कशन हो चुका था। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन देता है, इन दैट केस क्या यहाँ पर एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल सर, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है, उसे इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल रेट पे लोन मिल रहा है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। हर महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट आप निकाल लो। अब उस आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दैट इंटरेस्ट यू हैव टू कंसिडर रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर है 25-26, उसका फर्स्ट डे होगा 1 अप्रैल 2025। तो एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है एज ऑन 1 अप्रैल 2025, वो इंटरेस्ट रेट से आपको माइनस करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इन दैट केस एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बाय यूजिंग दैट नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज द इंटरेस्ट अमाउंट which is a benefit to the employee in this transaction and it will be taxable in the hand of employee। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो आपके इंटरेस्ट फ्री लोन है या फिर कंसेशनल लोन है ना, सच टाइप ऑफ परक्यूजिट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे दो केसेस में। अगर तुम्हारा जो लोन अमाउंट है ना, इट इज अप टू 20,000, तुम्हारा लोन अमाउंट इज अप टू 20,000। दूसरा, तुम लोन ले रखे हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस। कुछ प्रेस्क्राइब्ड डिजीजेस हैं जो अब बड़े बड़े बीमारी होता है, कैंसर हो गया, टीवी हो गया, तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए अगर तुम लोन ले रखे हो, इन दैट केस सच इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो यहां पर एम्प्लॉय कोई टूर में जा रहा है और उस टूर में एम्प्लॉय का जो भी खर्चा हो रहा है, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, टूरिंग का खर्चा हो गया, एकोमोडेशन का खर्चा हो गया, सारा खर्चा पे कर रहा है एम्प्लॉयर। अच्छा, अब अगर ये एक ऑफिशियल टूर है, इन दैट केस नो परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल, बिकॉज यहां पर एम्प्लॉय को तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, इन दैट केस नो परक्यूजिट। बट अगर ऑफिशियल टूर में एम्प्लॉय के साथ उसके कुछ फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं, ऑफिशियल टूर है बट एम्प्लॉय के साथ उसके कुछ फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं। अब ये फैमिली मेंबर्स के ट्रैवलिंग में, टूरिंग में, एकोमोडेशन में एम्प्लॉयर का जो भी खर्चा होता है, इट इज ए परक्यूजिट एंड सच परक्यूजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू सच फैमिली मेंबर बर्न बाय द एम्प्लॉयर shall be treated as perquisite in the hand of employee and such perquisite is taxable। okay, next। अब अगर तुम ऑफिशियल टूर में गए थे, एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर में गया था, बट उसको जगह इतना ज्यादा पसंद आ गया कि वो ऑफिशियल टूर को थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लेता है एज वेकेशन। ऑफिशियल टूर था 7 दिन का, 7 दिन का ऑफिशियल टूर खत्म हो, अब वो एक्स्ट्रा 4 दिन रुकता है एज वेकेशन। अब ये जो एक्सटेंडेड पीरियड में जो भी खर्चा होता है ट्रैवलिंग का, टूरिंग का, एकोमोडेशन का, बाय द एम्प्लॉयर, एंजॉय कर रहा है एम्प्लॉय बट खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा होता है फॉर दिस एक्सटेंडेड पीरियड दैट इज a perquisite and such perquisite will be taxable in the hand of employee। Official tour is extended as vacation। Expenses incurred in relation to such extended period shall be taxable in the hand of employee as perquisite taxable होने वाला है। अच्छा सर, ये जो टूर है अगर ये कंप्लीटली पर्सनल टूर है तो, और अगर पर्सनल टूर है इन दैट केस all the expenses burned by the employer shall be taxable in the hand of employee as perquisite। okay, next। अगर कोई अमाउंट रिकवर किया गया है फ्रॉम द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम परक्यूजिट। ये तो आपको अब सारे परक्यूजिट में ये कॉमन लाइन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आ गया आपका फ्री कंसेशनल फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री और नॉन कंसेशनल फूड प्रोवाइड कर रहा है और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री और कंसेशनल फूड या फिर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ परक्यूजिट एंड सच परक्यूजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। बट
तीन ऐसे सिचुएशन है जब ये परक्यूजिट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है। पहला, ये जो आपके फ्री कंसेशनल फूड है या फिर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन ऑफिस प्रीमाइजेस इज अप टू 50 रुपीज पर मील। ये जो आपको फ्री कंसेशनल फूड या फिर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका जो प्राइस है दैट इज 50 रुपीज पर मील है। इन दैट केस दैट इज एग्जेम्प्ट। अगर 50 रुपीज से ज्यादा हुआ तो दैट विल बी टैक्सेबल। टी कॉफी ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द ऑफिस, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। फ्री कंसेशनल फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द वर्किंग आवर इन ए रिमोट एरिया। ऐसा कोई दूर दराज का एरिया है, रिमोट एरिया है, जहां पर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खाना प्रोवाइड ना करे, एम्प्लॉय को खाना मिलेगा ही नहीं वहां पर। इन दैट केस ऑल्सो सच परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, गिफ्ट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को कोई गिफ्ट देता है, दैट गिफ्ट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, इवन अगर वो गिफ्ट मैरिज पे भी दिया जाए। ध्यान रखना भाई। ओके, हाउएवर इफ वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 5,000 देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को जो गिफ्ट मिल रहा है, इफ इट इज अप टू 5,000 देन इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा हुआ, अमाउंट एक्सीडिंग 5,000 विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट आ गया भाई तुम्हारा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। तो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय और एनी ऑफ इट्स फैमिली मेंबर। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर का, बट उसको पे कर रहा है एम्प्लॉयर, अगेन इट इज ए परक्यूजिट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। हाउएवर इफ सच एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब ये क्रेडिट कार्ड से जो एक्सपेंसेस हो रखा है ना, सारे एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस से हो रखा है। इन दैट केस अगर उस एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट। ऑब्वियस सी बात है, खर्चे ऑफिशियल पर्पस के खर्चे हैं तो उसको एम्प्लॉयर ही बियर करेगा, यहां पर परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होने वाला। नेक्स्ट, क्लब एक्सपेंडिचर। क्लब एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर। क्लब जा रहा है एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर क्लब जा रहे हैं बट उसका पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, शैल बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बनने वाला है। वेयर एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड ए कॉर्पोरेट मेंबरशिप। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एक कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले रखा है, मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट मेंबरशिप के बारे में। कॉर्पोरेट मेंबरशिप में ऐसा रहता है कि अब जो भी लोग उस एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं, वो कभी भी उस क्लब में जाके खाना पीना करके, अपना नाच गाना करके, एंजॉय करके आ सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले रखा है, इन दैट केस नो परक्यूजिट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। क्योंकि यहां पर हम वो मेजर ही नहीं कर सकते कौन से एम्प्लॉय के हाथ में कितना बेनिफिट अपने को टैक्सेबल करना है। दैट्स व्हाई नो परक्यूजिट, नो बेनिफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। आई होप इट इज क्लियर। Where such expenses incurred wholly and exclusively for official purpose, it would not be treated as perquisite। ये जो क्लब एक्सपेंडिचर है ना, अगर ये क्लब एक्सपेंडिचर wholly and exclusively for official purpose के लिए हो रखा है, अगेन it will not be treated as perquisite। एक सेकंड सर, ऑफिशियल पर्पस के लिए कैसे हो सकता है क्लब एक्सपेंडिचर? मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैंक मैनेजर का। ओके, याद कर लेना एक बार, ठीक है भाई। बैंक मैनेजर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्लास में। हाँ चलो, अगर ये क्लब एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रखा है, इन दैट केस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अब मूवेबल एसेट यूज करने दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे रहा है। अब ये मूवेबल एसेट अगर एक लैपटॉप और कंप्यूटर है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय इज नील। अगर जो मूवेबल एसेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है, दैट इज अ लैपटॉप और कंप्यूटर, इन दैट केस वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज नील। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़ के एनी अदर मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को दिया गया है यूज करने के लिए, इन दैट केस वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल बी इफ दैट मूवेबल एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जो मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को दिया गया है यूज करने के लिए, दैट मूवेबल एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इन दैट केस योर
perquisite value will be 10% of cost per annum if that movable asset is hired by employer. In that case, perquisite amount taxable in the hand of employee is equal to higher charges paid by the employer. ओके सिंपल, लेकिन ध्यान रखना भाई, यहां पर लिखा गया है 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, साल भर के लिए 10%। लेट सपोज यहां पर जो मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए दिया गया है, फॉर 6 months, एंड दैट मूवेबल एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इन दैट केस आपको यहां पर 5% ऑफ कॉस्ट को परक्यूजिट कंसिडर करना है, बिकॉज 10% ऑफ कॉस्ट इज फॉर एंटायर ईयर, फॉर 6 months इट विल बी 5% ऑफ कॉस्ट। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। सर ऊपर भी तो मूवेबल एसेट था, ऊपर था यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यहां पर है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ऊपर बस उसे मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया गया था, ओनरशिप नहीं दिया गया था, बट यहां पर मूवेबल एसेट का ओनरशिप दे दिया जा रहा है उसे। ओके तो किस टाइप का मूवेबल एसेट है? सबसे पहला है आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ध्यान रखना भाई, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा गया है, कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यू कैन से लैपटॉप, कीबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया, इवन आपका प्रिंटर हो गया, तो वो सब आएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। ओके, नॉट कि आपके वो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, वो नहीं आएंगे, वो सब आपके अदर एसेट में आएंगे। ओके, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ओके, तो अगर कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जा रहा है by the employer to the employee, in that case what will be the value of perquisite? Value of perquisite is equal to cost, जो उस एसेट का कॉस्ट है, वहां से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन, एट द रेट 50% अंडर WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज। ध्यान रखना, वर्ड मैंने यूज किया ईच कंप्लीटेड ईयर, ईच कंप्लीटेड ईयर। ओके, लेट सपोज अगर यहां पर जो एसेट है वो एसेट यूज हुआ है फॉर 2 years 4 months, तो अपने को डिप्रिसिएशन 2 साल का ही लेना है। 2 years 9 months, अपने को डिप्रिसिएशन 2 साल का ही लेना है। सबसे पहले कॉस्ट ले लो, कॉस्ट से आपको लेस करना है डिप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन लेस करेंगे? 50% डिप्रिसिएशन लेस करेंगे अंडर WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज। ओके, 50% डिप्रिसिएशन इज फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब अगर तुम्हारा एसेट एक मोटर कार है, तुम्हारा जो एसेट है ना, इट इज ए मोटर कार, इन दैट केस कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट, ये जो 50% था ना, अब ये हो जाएगा 20%। डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% अंडर WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। ओके, अब अगर तुम्हारा जो एसेट है, इट इज एनी अदर एसेट, अब मीन्स आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोटर कार को छोड़ के एनी अदर एसेट है, इन दैट केस कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन का रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एंड जो तुम्हारा मेथड था ना WDV, अब ये हो जाएगा SLM। So cost less depreciation at the rate 10% under SLM for each completed year of usage. So after reducing this depreciation, जो आपका वैल्यू आ रहा है, that is your value of perquisite. Okay, और अगर अमाउंट कुछ हम रिकवर किए हैं एम्प्लॉय से फॉर दिस ट्रांसफर पर्पज, उसको तो आपको लेस करना ही है। नेक्स्ट आ गया आपका स्वेट इक्विटी शेयर। व्हाट इज दिस स्वेट इक्विटी शेयर? ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। स्वेट इक्विटी शेयर, अगर एम्प्लॉय को जिस कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी के शेयर्स उसे फेयर मार्केट वैल्यू से कम में मिल रहा है, दैट इज योर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, तो मुझे एक बात बताओ यार, शेयर्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू से कम में तुम्हें शेयर्स मिल रहा है, तो क्या ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल बेनिफिट है। क्या यहां पर परक्यूजिट एराइज नहीं हो रहा है? बिल्कुल परक्यूजिट एराइज हो रहा है, एंड दिस परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। नाउ द क्वेश्चन इज, सर परक्यूजिट का अमाउंट कितना होगा? FMV ऑफ द शेयर्स, शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, और वहां से लेस करना है आपको इश्यू प्राइस। व्हाट इज दिस इश्यू प्राइस? जो पैसा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया टू एक्वायर द शेयर्स। ओके, ठीक है, सो FMV लेस इश्यू प्राइस। तो सर अभी FMV क्या लेना है सर? व्हाट विल बी दिस FMV? डिपेंड करता है क्या यहां पर ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या नहीं। अगर ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, इन दैट केस जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया टू परचेज दिस इक्विटी शेयर, ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिस दिन एम्प्लॉय ने
ऑप्शन एक्सरसाइज किया टू परचेज दिस इक्विटी शेयर, उस दिन इन शेयर्स का स्टॉक मार्केट में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस था उसका एवरेज निकाल लो, दैट विल बी योर एफएमबी. Your FMB will be average of opening price, closing price of share on the date on which date on said stock exchange. Okay, on that date. अच्छा वो that date यहां पर ऊपर लिखा होगा on the date of exercising the option. Okay, so जिस दिन एम्प्लॉई ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया टू परचेज दिस इक्विटी शेयर्स, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस था उसका एवरेज निकाल लो, दैट विल बी योर फेयर मार्केट वैल्यू. लेकिन सर अगर ये शेयर डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन के दिन, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया उस दिन ये शेयर्स मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, इन दैट केस सर कौन से स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस लेना है? आपको उस स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस लेना है जिस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग ऑन दिस शेयर्स हाईएस्ट वॉल्यूम पे हो रहा है. जिस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रहा है ऑन दिस शेयर्स एट हाईएस्ट वॉल्यूम, उस स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस लेना है. लेकिन सर क्या हो, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जिस दिन एम्प्लॉई ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया टू परचेज दिस स्वेट इक्विटी शेयर, उस दिन स्टॉक मार्केट बंद था, या फिर उस दिन इन शेयर्स के ऊपर स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, तो फिर सर क्या करेंगे? इन दैट केस प्रीसीडिंग डे में जाओ, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ उस दिन तो स्टॉक मार्केट बंद था, उस दिन तो शेयर्स पे ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, तो प्रीसीडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज योर एफएमबी. क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट क्लोजेस्ट टू द डेट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच डेट. तो बेसिकली बात यह है कि जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया है उसके प्रीसीडिंग वाले डे का जो क्लोजिंग प्राइस है दैट विल बी योर एफएमबी. ओके, अगेन यहां पर भी वही वाला पॉइंट है, अगर मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो फिर सर कौन से स्टॉक एक्सचेंज में अपने को जाना है? वो स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर ट्रेडिंग हाईएस्ट वॉल्यूम में हो रखा है. अच्छा, लेकिन अगर सर वो शेयर्स लिस्टेड ही ना हो, तो अगर शेयर्स लिस्टेड ही ना हो, इन दैट केस योर एफएमबी शैल बी डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर, ये ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. अच्छा एक सेकंड, अब ये आ गया आपका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन. जब एम्प्लॉई इन शेयर्स को इन फ्यूचर सेल करेगा तब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा. तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज योर एफबीओसी. तो एफबीओसी अपने को क्या लेना है? जो भी उसका सेल वैल्यू होगा लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सर यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने क्या लेने वाले हैं? क्या ये इश्यू प्राइस को मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लूं? नहीं, दिस एफएमबी विल बी कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, ये अपने कैपिटल गेन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, इन दैट केस दैट परक्यूजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय. अच्छा सर, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट कर रहा था वो एग्जेम्प्ट था, बट अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट कर रहा है दैट विल बी टैक्सेबल, ध्यान रखना. बट इफ देर इज ए स्कीम लाइक ग्रुप एन्युटी स्कीम, अगर ग्रुप एन्युटी स्कीम है, दैट इज योर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो गया, इन दैट केस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय शैल नॉट बी रिगार्डेड एज परक्यूजिट, शैल नॉट बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होता. ओके, सच पेमेंट्स आर नॉट रिगार्डेड एज परक्यूजिट, नॉट टैक्सेबल. ओके, नेक्स्ट, any amount paid by employer in respect of any obligation which otherwise would have been paid by employee is taxable as perquisite in the hand of employee. सीधा सिंपल सा बात है, obligation of employee paid by the employer, obligation of employee paid by the employer is taxable as perquisite in the hand of employee. चलो नेक्स्ट आ गया आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन. ओके, अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या कहता है? रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री में रहने के लिए घर दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को यहां पर फ्री में रहने के लिए घर दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर. ओके, तो यहां पर अगेन एम्प्लॉय को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक आ गया आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक आ गया आपका प्राइवेट एम्प्लॉय. तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरएफए मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एम्प्लॉयर कौन होगा? यहां पर एम्प्लॉयर सर गवर्नमेंट होगा. इन दैट केस टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट इज लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर सच एकोमोडेशन. अब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है उसका एक लाइसेंस फी डिटरमाइन करके चलता है. दैट लाइसेंस फी will be taxable as perquisite in the hand of that government employee. Okay, अब आ जाते हैं प्राइवेट एम्प्लॉइज के ऊपर. अच्छा, प्राइवेट एम्प्लॉइज को
जो आरएफए मिल रहा है, इफ दैट एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो आरएफए दे रखा है, जो घर दे रखा है रहने के लिए, क्या वो घर एम्प्लॉयर खुद ओन करता है? अगर एम्प्लॉयर वो घर खुद ओन करता है, इन दैट केस टैक्सेबल परक्यूजिटीज 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी. If accommodation is hired by employer, if accommodation is hired by employer, employer अपने एम्प्लॉय को जो घर दे रहा है रहने के लिए, वो घर एम्प्लॉयर हायर बेसिस में ला रखा है, रेंट में ला रखा है, इन दैट केस योर टैक्सेबल अमाउंट विल बी 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लोअर. नेक्स्ट, अब अगर घर के साथ साथ फर्नीचर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इन दैट केस वेरी सिंपल, अगर ये फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद ओन करता है, इन दैट केस 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, लेकिन अगर ये फर्नीचर एम्प्लॉयर हायर बेसिस में ला रखा है, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर. अब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए होटल दे रहा है, इन दैट केस taxable perquisite will be 24% of salary, higher charges paid by the employer for that hotel whichever is lower. ओके सर, बार बार यहां पर आप सैलरी सैलरी बोल रहे हो सर, सैलरी का डेफिनेशन क्या है? सैलरी का डेफिनेशन है भाई इधर बीबीए डीसीएम, बी फॉर बेसिक सैलरी, बी फॉर बोनस, ए फॉर टैक्सेबल अलाउंस, डी फॉर डियरनेस अलाउंस, टी डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, C फॉर कमीशन, M फॉर अदर मॉनिटरी बेनिफिट एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स, यहां पर परक्यूजिट्स को इंक्लूड नहीं करना है. ओके, अब ये जो बीबीए डीसीएम है ना, शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, मींस सैलरी ऑफ करेंट पीरियड शुड बी कंसीडर्ड. आपको बीबीए डीसीएम करेंट पीरियड का कंसीडर करना है. एनी एडवांस सैलरी, एनी अरियर सैलरी शुड बी इग्नोर्ड. अगेन, रिटायरमेंट बेनिफिट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. किस टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट? सर आपका ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव सैलरी हो गया, वीआरएस हो गया, रेंट्रिचमेंट कंपेंसेशन हो गया, लम सम अमाउंट फ्रॉम पीएफ, ऑल दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन बीबीए डीसीएम. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ एंड इंटरेस्ट ऑन सच पीएफ शैल नॉट बी कंसिडर्ड. इसको भी आपको बीबीए डीसीएम के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है. थर्ड इज मोस्ट आईएमपी पॉइंट. भाई ये जो बीबीए डीसीएम तुम कैलकुलेट करोगे ना, इट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पीरियड फॉर विच एसएससी हैज ऑक्यूपाइड द हाउस. बीबीए डीसीएम शैल बी कंसिडर्ड फॉर दैट पीरियड फॉर विच एसएससी हैज ऑक्यूपाइड द हाउस. जितने पीरियड के लिए एसएससी को आरएफए दिया गया मैटर नहीं करता. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए आरएफए दिया है मैटर नहीं करता. कितने महीने के लिए एम्प्लॉय उस आरएफए को ऑक्यूपाई किया है, कितने महीने के लिए एम्प्लॉय उस आरएफए में रुका है, मैटर वो करता है. ऑक्यूपेंसी मैटर करता है. कितने दिन के लिए आरएफए का फैसिलिटी एम्प्लॉय को दिया गया था मैटर नहीं करता, ऑक्यूपेंसी मैटर करता है. जितने दिन के लिए, जितने महीने के लिए एम्प्लॉय उस आरएफए को ऑक्यूपाई किया है, उतने महीने का ही सैलरी आपको कंसिडर करना है, उतने महीने का ही बीबीए डीसीएम आपको कैलकुलेट करना है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, hotel facility is provided at the time of transfer of employee and if it is up to 15 days then it is not taxable. अगर होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय को एंड इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज, और ये जो होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, देन इट इज नॉट टैक्सेबल. ध्यान रखना, 15 दिन का एक टाइम पीरियड दिया गया है ट्रांसफर के टाइम. नेक्स्ट, कॉमन पॉइंट, अगर कोई अमाउंट रिकवर किया जा रहा है एम्प्लॉई से बाय द एम्प्लॉयर, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम परक्यूजिट अमाउंट. ओके, नेक्स्ट. ओके, अरे हाँ, ऊपर का एक पॉइंट रह गया यार. भाई यहां पर जो मैंने आपको बताया 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी. सर सैलरी का कितना परसेंट लेना है वो तो बताओ. सर 5% कब, 7.5% कब, 10% कब? जिस जगह आरएफए दिया गया है ना, उस जगह का पॉपुलेशन देखो. इफ दैट पॉपुलेशन इज अप टू 15 lakhs, 5%. Population above 15 lakhs up to 40 lakhs, 7.5%. Population above 40 lakhs, 10%. Okay. अब आ जाता है 6 and 7. 6 and 7 वेरी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, ये एग्जेम्प्ट रहता है. अच्छा, जहां तक बात है पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी, इसका मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूं. क्लास में जो मैं आपको पढ़ाया था विथ एग्जाम्पल एज इट इज, वो सेम वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो वो आप देख लेना. ठीक है, चलो.
अच्छा, यहां पर फिर आपका ना परक्यूजिट का एक ग्रुप खत्म हुआ। सर कौन सा ग्रुप? परक्यूजिट को हम 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे। वो परक्यूजिट जो सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, वो परक्यूजिट जो सारे एम्प्लॉइज के हाथ में एग्जेम्प्ट होते हैं, एंड वो परक्यूजिट जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। तो अपना एक ग्रुप खत्म हो गया, परक्यूजिट जो सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, वो वाला ग्रुप खत्म हुआ। अब अपने आ रहे हैं वो परक्यूजिट जो सारे एम्प्लॉइज के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। सबसे पहला रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल। तो एम्प्लॉय का टेलीफोन बिल का रीइंबर्समेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, इट इज ए परक्यूजिट बट सच परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय अपने लिए एक एक्सीडेंटल पॉलिसी ले रखा है और उस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर, अगेन इट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में अगर एम्प्लॉयर कुछ खर्चा करता है, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में एम्प्लॉयर कुछ खर्चा कर रहा है, अगेन सच परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गुड्स देता है एट ए रीजनेबल प्राइस, एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, अगेन सच परक्यूजिट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पेड बाय एम्प्लॉयर। नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट के ऊपर टैक्स पे करने का लाइबिलिटी किसका है? टैक्स पे करने का लाइबिलिटी एम्प्लॉय का है, क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट एम्प्लॉय को मिल रहा है। बट सच नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट के ऊपर टैक्स पे करता है आपका एम्प्लॉयर। इन दैट केस सच बेनिफिट, सच परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला तो है आपका टेलीफोन बिल रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, premium of accidental policy of employee paid by the employer, amount spent by the employer on training of employee, goods sold by the employer to the employee at discounted price or reasonable price, tax on non-monetary perquisite paid by employer. All these perquisites are exempt in the hand of all the employees. Okay, next आ गया आपका perquisite taxable only in the hand of specified employees. वो परक्यूजिट जो टैक्सेबल होता है ओनली इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। सर उससे पहले तो अपने को ये समझाओ सर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होता है क्या है? डायरेक्टर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। इन दोनों में तो कुछ समझाने जैसा है नहीं। डायरेक्टर एम्प्लॉइज जो कंपनी का डायरेक्टर भी है, एंड वो एम्प्लॉय जिसका कंपनी के ऊपर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो एम्प्लॉय जो कंपनी का 20% और मोर शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, वो एम्प्लॉय जो कंपनी का 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करता है, दैट इज योर एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। तो ये हो जाते हैं आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। एंड along with this employee other than described in point I and 2I, तो आपके जो डायरेक्टर एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, उनको छोड़ के जो आपके अदर एम्प्लॉइज रह गए, whose income chargeable under the head salary exceeds 4 lakhs। ये जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है, दिस इज योर 4 lakhs। ओके, तो वो एम्प्लॉइज जिनका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स 4 लाख, उनको भी हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के ग्रुप में कंसिडर करते हैं। सर यहां पर जो बोल रहे हैं ना, ये जो आपका सैलरी का कैलकुलेशन होगा, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, सर ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे? सर सैलरी के कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना, वो बता दो सर। देख लो भाई, जब ये आपको ये वाला सैलरी का कैलकुलेशन करना है ना, इसमें सबसे पहले तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। बेसिकली वो परक्यूजिट्स को एक्सक्लूड करने बोल रहा है। नेक्स्ट, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा मॉनिटरी बेनिफिट्स व्हिच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अपने बहुत सारे एग्जाम्पशंस पढ़े। आपका ग्रेचुटी में एग्जाम्पशन था, आपका पेंशन में एग्जाम्पशन था, आपका लीव एनकैशमेंट में एग्जाम्पशन था। ऑल दीज एग्जाम्पशंस, आपका अलाउंस में बहुत सारे एग्जाम्पशंस थे। ये जो भी एग्जाम्पशंस है ये सब सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस है। तो सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स जो अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट हो रहे हैं उनको भी आपको इंक्लूड नहीं करना। सबसे पहले तो परक्यूजिट को एक्सक्लूड करने बोला। दूसरा, मॉनिटरी बेनिफिट्स जो एग्जेम्प्ट हो रहे हैं अंडर सेक्शन 10 उनको भी भाई एक्सक्लूड करो। जितना एग्जाम्पशन वाला पार्ट है उसको भी आपको कंसिडर नहीं करना भाई, वो तो एग्जेम्प्ट है। अब जो बच गया वहां से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है 50,000 का या फिर 75,000 का, डिपेंड करता है एसएससी कौन से रिजीम में है। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। प्रोफेशनल टैक्स, अगर एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स पे कर रखा है तो उसका भी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलता है, बट ये तभी मिलेगा अगर एम्प्लॉय आपका ओल्ड रिजीम में है। तो ये दोनों डिडक्शंस भी आपको लेस करना पड़ेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा। सैलरी के सारे कंपोनेंट्स को आपको कंसिडर करना है, बट 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको एक्सक्लूड करना है। सबसे पहला हो गया परक्यूजिट, पूरा परक्यूजिट एक्सक्लूड करेंगे। दूसरा, वो मॉनिटरी बेनिफिट
जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, वो मॉनेटरी बेनिफिट जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 उसको भी अपने को एक्सक्लूड करके चलना है। बाकी जो भी आपका सैलरी के जितने भी कंपोनेंट्स है सबको आप इंक्लूड करके चलो। वहां से आपको लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, 75,000 का। वहां से आपको लेस करना है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, इफ एसएससी आपका ओल्ड रिजीम में है। अब ये जो भी सैलरी आया अगर वो एक्सीड करता है 4 लाख, इन दैट केस हम उस एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। नेक्स्ट आगे आपका कार फैसिलिटी, ओह नो सॉरी, अब आगे आपका लिस्ट ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अब ये जो आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज हैं, सर आप बोल रहे हो कि ऐसे कुछ परक्यूजिट्स है जो सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में ही टैक्सेबल होते हैं। सर वो लिस्ट ऑफ परक्यूजिट क्या है? स्टार्ट हो गया भाई। सबसे पहला परक्यूजिट है कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है कार फैसिलिटी। केस 1, कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस। यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट कार इज यूज्ड बाय द एम्प्लॉय फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर कार फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्या यहां पर एम्प्लॉय को एज सच कोई बेनिफिट मिल रहा है? कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर? ओके नेक्स्ट। बट ध्यान रखना यहां पर एम्प्लॉयर हैज टू इश्यू ए सर्टिफिकेट दैट कार इज यूज्ड ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस। एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर को इश्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस, कार यहां पर फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक कार देता है और एम्प्लॉय उस कार को फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। इन दैट केस व्हाट विल बी द टैक्सेबल परक्यूजिट? 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। भाई यहां पर मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया गया है। मूवेबल एसेट अगर यूज करने के लिए दिया गया है, आपका परक्यूजिट वैल्यू कितना होगा? परक्यूजिट वैल्यू होगा 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। और हायर चार्जेस बाय द एम्प्लॉयर, सॉरी हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। मैं इधर अंडरलाइन कर दिया, सॉरी। हाँ, ये हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर अपने कब लेंगे? जो कार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिया है यूज करने के लिए, अगर एम्प्लॉयर उस कार को हायर बेसिस में ला रखा है, इन दैट केस अपने को लेना है हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर 10% ऑफ कॉस्ट कब लेना है? अगर वो कार एम्प्लॉयर खुद ओन करता है। ओके, सो 10% ऑफ कॉस्ट और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। उसके साथ आपको ऐड करना है ड्राइवर सैलरी अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है, रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस अगर वो एम्प्लॉयर बियर करता है। टोटल विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट। सबसे पहले 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब इसके साथ आपको ऐड करना है ड्राइवर सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस अगर ये भी एम्प्लॉयर बियर करता है उसको भी आपको ऐड करना है। दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट। नेक्स्ट इज योर कार यूज्ड फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस। कार पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इन दैट केस सबसे पहले अगर वो कार खुद एम्प्लॉय ओन करता है, दूसरा है अगर वो कार एम्प्लॉयर ओन करता है। यहां पर हम इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे। सो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय। कार एम्प्लॉय का है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉय का है, और कार पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इन दैट केस आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय को यहां पर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, देयर विल बी नो टैक्सेबल परक्यूजिट। नेक्स्ट, car is owned by employee but running maintenance charges is paid by employer. Running maintenance charges is paid by employer. Sir in that case taxable perquisite कितना आएगा? सबसे पहले रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अब ये रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसमें एम्प्लॉयर का कितना खर्चा हुआ वो निकाल लो। वहां से आपको लेस करना है 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। पर मंथ बोला है, पर मंथ बोला है, जितने महीने के लिए कार यूज करने के लिए दिया गया है इनटू दैट नंबर। ओके, तो 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ जो भी फिगर आएगा वो फिगर लेस करने के बाद आपको आपका टैक्सेबल परक्यूजिट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज सर 1800 पर मंथ कब लेंगे, 2400 पर मंथ कब लेंगे? अगर आपके गाड़ी का, अगर जो कार है, अगर वो कार का इंजन का कैपेसिटी इज अप टू 1600 सीसी, इन दैट केस 1800 पर मंथ। अगर उस कार का इंजन कैपेसिटी इज एबव 1600 सीसी, इन दैट केस 2400 पर मंथ। ओके, ये पहला। दूसरा, अगर यहां पर रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस जो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयर ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है। गाड़ी किसका है? गाड़ी तो एम्प्लॉय का है। एम्प्लॉयर रनिंग
मेंटेनेंस चार्जेस बियर कर रहा था, बट अभी एम्प्लॉयर रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस के साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड करके दे रहा है। इन दैट केस जो भी आपका ड्राइवर का सैलरी है, जो भी ड्राइवर का सैलरी जो कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, उसको ऊपर ऐड करो एंड ये जो आपका 1800 और 2400 है ना, इसको भी आपको 900 से बढ़ा देना है। जो 1800 है वो हो जाएगा 2700 पर मंथ, और ये जो आपका 2400 है ये हो जाएगा आपका 3300 पर मंथ। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉयर का है बट रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉई। और कार कौन से पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। कार है एम्प्लॉयर का, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉई, कार पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इन दैट केस व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट, 600 पर मंथ, 900 पर मंथ। ओके, अब 600 कब होगा, अगर उस कार का इंजन का जो कैपेसिटी है इट इज अप टू 1600 सीसी, इन दैट केस 600 पर मंथ। अगर उस कार का इंजन का कैपेसिटी इज एबव 1600 सीसी, इन दैट केस 900 पर मंथ। ये लिखा गया है आपका नोट 1 में। नेक्स्ट आता है आपका नोट 2। चलो नोट 2 क्या है वो एक साथ डिस्कस करेंगे, एक बार इधर वाला भी खत्म कर लेते हैं, नोट 2 एंड 3 वो एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, कार ओन करता है एम्प्लॉयर, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस इज पेड बाय एम्प्लॉयर। कार भी एम्प्लॉयर का, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का। इन दैट केस परक्यूजिट वैल्यू आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, परक्यूजिट वैल्यू विल बी 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ, दैट इज 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ। अब 1800 कब लेना है, 2400 कब लेना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं और वो आपका नोट 1 में दे रखा है। अब नोट 2 क्या कहता है, नोट 2 कहता है अगर, चलो यहीं से समझ लेते हैं, अगर यहां पर एम्प्लॉयर रनिंग, अगर यहां पर एम्प्लॉयर ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप देखेंगे इधर एम्प्लॉयर गाड़ी दे रखा है, इस केस में एम्प्लॉयर गाड़ी दे रखा है बट रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय का है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयर गाड़ी भी दे रखा है एंड रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का है। इन दिस सिचुएशन अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है, इन दैट केस ये जितने भी लिमिट्स है ना ये सब इंक्रीज हो जाएंगे विथ 900 पर मंथ। इसको भी इंक्रीज करो विथ 900 पर मंथ, मीन्स ये 600 हो जाएगा आपका 1500, ये 900 हो जाएगा आपका 1800, ये 1800 हो जाएगा आपका 2700, ये 2400 हो जाएगा आपका 3300। आई होप इट इज क्लियर। ओके, ये लिखा गया है आपका पॉइंट 2 में। एंड पॉइंट 3 ये कहता है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोर देन 1 कार प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोर देन 1 कार प्रोवाइड करता है एंड ऑल दिस कार आर यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। इन दैट केस एक कार को तो हम कंसिडर करेंगे दैट यस दिस कार हैज बीन यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 कार we will assume that other car has been used completely for personal purpose। देखो, if more than 1 car is provided by employer to the employee to use partly for office and partly for personal purpose, then 1 car is taxable according to the above standard and other cars shall be taxable assuming that it is fully used for personal purpose। We will assume that other cars has been used completely for personal purpose। अगर employee के पास एनी अदर ऑटोमोटिव कन्वेयंस है, बेसिकली बाइक है, ओके, बाइक किसका है, एम्प्लॉय का है, रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। बाइक है एम्प्लॉय का लेकिन रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इन दैट केस व्हीकल इज यूज्ड फॉर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस। जो बाइक है ना वो बाइक एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए कंप्लीटली यूज कर रहा है, इन दैट केस तो सर कोई भी परक्यूजिट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बाइक एम्प्लॉय पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इन दैट केस एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है इन दिस रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस रिड्यूस्ड बाय 900 पर मंथ विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट। चलो इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। भाई देखो, सबसे पहला वो ये बोल रहा है कि अगर यहां पर एम्प्लॉय के पास एक
बाइक है, एम्प्लॉय के पास एक बाइक है, अब उस बाइक का ओनर तो एम्प्लॉय है बट उसका रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अब एम्प्लॉय उस बाइक को यूज कर रहा है फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस, अगर बाइक फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस यूज हो रहा है इन दैट केस नो परक्यूजिट। लेकिन अगर एम्प्लॉय उस बाइक को यूज कर रहा है पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, इन दैट केस अमाउंट ऑफ परक्यूजिट इज amount of expenditure incurred by the employer to provide this running maintenance charges reduced by amount of 900 per month. Okay. Conveyance facility provided by high court judges, supreme court judges is fully exempt from tax. तो ये जो हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो एग्जामेशन प्रोवाइड किया गया है ये 3 जगह आ गया। एक आ गया एलटीए, एक आ गया आपका आरएफए में, और एक आ गया ये आपका कार फैसिलिटीज में। नेक्स्ट आ गया आपका फ्री टिकट। फ्री टिकट क्या कहता है? अगर यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ फ्री टिकट्स प्रोवाइड करता है। फ्री टिकट्स मींस ये जो आपके ट्रैवलिंग के, जो आपके बस का टिकट हो गया, ट्रेन का टिकट हो गया, आपका प्लेन का टिकट हो गया, फ्री में टिकट दे रहा है। कौन किसको टिकट दे रहा है? एम्प्लॉयर टिकट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। अगेन इट इज अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। तो यहां पर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिल रहा है इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज परक्यूजिट। नाउ द क्वेश्चन इज सर परक्यूजिट का अमाउंट कितना होगा? Amount of perquisite is cost incurred by the employer to provide this free tickets। ये फ्री टिकट्स प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयर, ये जो फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, क्या एम्प्लॉयर का खर्चा नहीं हुआ होगा? एम्प्लॉयर का जितना खर्चा हुआ है दैट इज द परक्यूजिट वैल्यू इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट, if transport facility, that is free ticket facility, provided by airline or railway employees, sorry, provided to airlines और रेलवे एम्प्लॉइज। तो ये एयरलाइंस में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और रेलवे में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर उनको अपने एम्प्लॉयर से फ्री टिकट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अमाउंट ऑफ परक्यूजिट शैल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये तो हर जगह है। नेक्स्ट आ गया, अगर यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई करता है, in that case yes it is a benefit, it is a perquisite taxable in the hand of employee. Now the question is sir value of perquisite क्या होने वाला है? अब ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में एम्प्लॉयर का जितना खर्चा हुआ है दैट इज योर परक्यूजिट वैल्यू इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। सम इक्वल टू अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी सप्लाइंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जो एजेंसी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉय को, उनको एम्प्लॉयर जितना पेमेंट कर रहा है दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट। नेक्स्ट, अब अगर ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर खुद मैन्युफैक्चर करता है इन दैट केस व्हाट विल बी योर परक्यूजिट वैल्यू? योर परक्यूजिट वैल्यू विल बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एम्प्लॉयर अगर इन सब चीजों को खुद मैन्युफैक्चर करता है, एम्प्लॉयर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट। नेक्स्ट आ गया भाई तुम्हारा फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी। तो ये फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है टू एम्प्लॉय और एनी ऑफ इट्स फैमिली मेंबर। अच्छा, अब देखना पड़ेगा सर ये फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को कहां मिल रहा है? क्या ऐसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है व्हिच इज मेंटेन्ड और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर? ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको एम्प्लॉयर खुद ओन करता है, या फिर ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है, ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ्री और कंसेशनल एजुकेशन मिल रहा है जहां पर आपको फ्री एंड कंसेशनल एजुकेशन इसीलिए मिल रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर दैट एम्प्लॉयर। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या आपको फ्री और कंसेशनल एजुकेशन ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है जिसको एम्प्लॉयर खुद ओन करता है, या फिर आपको ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन में फ्री और कंसेशनल एजुकेशन मिल रहा है जहां पर आपको ये फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी इसीलिए मिल रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर? अगर आपका ये दोनों वाला केस है ना, इन दैट केस your perquisite value will be cost of such education in similar institution in near locality। जिस लोकेलिटी में आपको वो एजुकेशन फ्री और कंसेशनल रेट में मिल रहा है, अगर वो सेम लोकेलिटी में एक सिमिलर इंस्टीट्यूशन में आप वो एजुकेशन लेते तो एक्चुअल में आपको कितना खर्चा पड़ता दैट
विल बी योर परक्यूजिट वैल्यू। अब ध्यान रखना, ये जो परक्यूजिट है ना, इस परक्यूजिट से आपको एक एग्जम्पशन मिलेगा 1000 पर मंथ का। 1000 पर मंथ का एक एग्जम्पशन है, ओके। बट सबसे आईएमपी बात, सबसे ध्यान रखने वाला बात ये भाई, ये जो एग्जम्पशन है ना, दिस इज ओनली फॉर चाइल्ड। अगर यहां पर फ्री और कंसेशनल एजुकेशन एम्प्लॉय के चाइल्ड को मिल रहा है, एम्प्लॉय के बच्चों को मिल रहा है, इन दैट केस ओनली आप क्लेम कर सकते हैं दिस एग्जम्पशन ऑफ 1000 पर मंथ का, अदरवाइज नहीं। लेट सपोज यहां पर एम्प्लॉय के छोटे भाई, एम्प्लॉय के छोटे बहन को फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी मिल रहा है, ये दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या 1000 पर मंथ का एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, चलो आगे। अच्छा, ये जो दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैंने बात किया, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको एम्प्लॉयर खुद ओन करता है, और एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर आपको फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी इसीलिए मिल रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। अगर ये दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के और कहीं पर आपको फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी मिल रहा है as an employee from your employer, in that case amount of expenditure incurred by the employer on that behalf is your taxable perquisite। अब वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको फ्री एजुकेशन दिलाने में एम्प्लॉयर का जितना खर्चा हुआ है, दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट। ओके, नेक्स्ट। Exemption of 1000 per month is allowed only in case of educational facility provided to the children of employee। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, not in case of educational facility provided to other household members, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करता है, in that case it is a benefit to the employee and it is taxable as perquisite in the hand of employee। what will be the amount of perquisite? it is actual cost to the employer। अब ये जो perquisite है, ये जो आपका डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय के घर में, ये डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉय के घर में प्रोवाइड कराने में एम्प्लॉयर का जो भी खर्चा हुआ है, दैट विल बी योर टैक्सेबल perquisite। अगेन, amount of perquisite shall be reduced by amount if any recovered from employee। ओके, अब यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर एम्प्लॉई अपने घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखता है, एम्प्लॉई अपने घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखता है, एम्प्लॉई, मैं बोल रहा हूं एम्प्लॉई अपने घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखता है, बट उस डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो मैं क्या कह सकता हूं? इट इज ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर। In this case, such perquisite is taxable in the hand of all the employees। Such perquisite is taxable in the hand of all the employees। लेकिन अगर एम्प्लॉय के घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंट करवाता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंट करवाता है एम्प्लॉयर, और उस डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी पे करता है एम्प्लॉयर, इन दैट केस it is a benefit of domestic servant provided by employer to the employee। in this case such perquisite is only taxable in the hand of specified employees। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया आपका डिडक्शन। भाई डिडक्शन में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, बट अगर न्यू रिजिम में तो 75,000, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। कितना डिडक्शन मिलेगा? 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोफेशनल टैक्स। सर प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन कितना मिलेगा? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको मिलने वाला है, जितना प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है उतना प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स एक एम्प्लॉय को पे करना रहता है साल भर में 2500 रुपया। साल भर में एक एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स पे करना रहता है 2500 रुपया। तो जितना भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है उतने का डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल जाएगा अंडर दिस सेक्शन। बट ध्यान रखना, इसका डिडक्शन पेड बेसिस में लिखा है, पेड बाय एम्प्लॉइज। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर पे किए हो तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो, ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ना, प्रोफेशनल टैक्स शुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉय के बिहाफ में अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे कर लेता है, एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉयर अगर प्रोफेशनल टैक्स पे कर देता है, इट मींस इट इज obligation of employee paid by employer। it is the obligation of employee paid by employer। so अगर ये obligation of employee paid by employer हुआ, इन दैट केस क्या सबसे पहले मैं इसको परक्यूजिट कंसिडर करके टैक्सेबल कर लूं? करेक्ट, ये पहले परक्यूजिट बनकर टैक्सेबल हो जाएगा एंड फिर इसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है अंडर दिस सेक्शन। ओके, ध्यान रखना, ये प्रोफेशनल टैक्स
is reimbursed or directly paid by employer on behalf of employee, then amount so paid is first included in the salary income as perquisite, then allowed as deduction under this section. नेक्स्ट आ गया आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये जो 89 वाला रिलीफ है ये आपको कब एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। अब वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर ये जो क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व करवाया था उसका जो लेक्चर है वो लेक्चर का लिंक हमारे ग्रुप में ऑलरेडी है, आप चाहें तो वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको बता देता हूं ये एप्लीकेबल कब होता है। ये एप्लीकेबल होता है इफ अर्लियर सैलरी ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर इज रिसीव्ड इन करेंट प्रीवियस ईयर एंड टैक्सेबल इन करेंट प्रीवियस ईयर। जो आपका अर्लियर सैलरी है, सैलरी ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर, वो आपको करंट प्रीवियस ईयर में मिल रहा है एंड करंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो रहा है। इन दैट केस दिस रिलीफ इज एप्लीकेबल। सेकंड, एडवांस सैलरी ऑफ अपकमिंग प्रीवियस ईयर, फ्यूचर प्रीवियस ईयर का एडवांस सैलरी रिसीव्ड इन करंट प्रीवियस ईयर एंड टैक्सेबल इन करंट प्रीवियस ईयर, वो करंट प्रीवियस ईयर में रिसीव होकर करंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो रहा है। इन दैट केस दिस रिलीफ इज एप्लीकेबल। इन केस ऑफ वीआरएस, relief under section 89 is not applicable as a separate exemption is provided for such compensation। आपको वीआरएस के टाइम जो कंपेंसेशन मिलता है उसके लिए आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको एक सेपरेट एग्जामिशन प्रोवाइड किया जाता है। विद दिस सैलरी चैप्टर का रिवीजन खत्म हुआ और ये जो 2 पॉइंट्स आपके रह गए, इसके जो ये जो पॉइंट ओ एंड पी एज इट इज जो मैंने क्लास में पढ़ाया था विथ एग्जांपल, वो वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो वो देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू। %7.5%, पॉपुलेशन एबव 40 lakhs 10%। ओके, अब आ जाता है 6 and 7। 6 and 7 वेरी इंपॉर्टेंट भाई, लास्ट वाला जो एग्जाम गया था पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। ओके, ये पॉइंट 6 and 7 का डिस्कशन रह गया था, तो ये अभी अपने कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 6, अच्छा ये पॉइंट 6 और 7 है आपके वो आरएफए वाला जो प्रोविजन है ना, आरएफए वाला प्रोविजन, उसका पॉइंट 6 and 7 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ओके। अब ये पॉइंट 6 and 7 कहता क्या है, पहला बात करते हैं पॉइंट 6 का। लेट्स सपोज आई एम ए एम्प्लॉई, मैं पहले काम करता था भुवनेश्वर में बीबीएसआर, अब मेरा ट्रांसफर हो जाता है मुंबई। ओके, अब यहां पर मेरे पास एक आरएफए था, भुवनेश्वर में मेरे को एक आरएफए मिल रखा था। अब मेरा ट्रांसफर हुआ मुंबई, मुंबई में भी मुझे एक आरएफए मिला। अब कायदे से ये होना चाहिए कि भुवनेश्वर वाला आरएफए मैं खाली कर दूं और मैं पूरा मुंबई शिफ्ट हो जाऊं और मुंबई वाले आरएफए में रहूं, बट होता क्या है, मेरा फैमिली रह जाता है भुवनेश्वर में, मैं चला जाता हूं मुंबई। सो इन दिस सिचुएशन सर, ऐसे वाले सिचुएशन में तो अपने को दोनों आरएफए रखना पड़ेगा। जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को बोथ द आरएफए रखना पड़ेगा, भुवनेश्वर वाला आरएफए, मुंबई वाला आरएफए, जहां वो पहले काम करता था और ट्रांसफर के बाद अभी वो जहां काम कर रहा है, दोनों जगह का आरएफए उसे रखना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा होता है एम्प्लॉई को 2 आरएफए मिल रखा है, इन दैट केस फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, फॉर 90 डेज आउट ऑफ दिस बोथ आरएफए, जिस आरएफए का परक्यूजिट वैल्यू सबसे कम आ रहा है, आउट ऑफ दिस बोथ आरएफए जिसका परक्यूजिट वैल्यू लो आ रहा है, वही टैक्सेबल होगा। कौन सा आरएफए टैक्सेबल होगा सर? दोनों आरएफए में से जिसका परक्यूजिट वैल्यू सबसे लो है। दिस इज फॉर 90 डेज, बट फ्रॉम 91 डेज बोथ विल बी टैक्सेबल। बोथ आरएफए विल बी टैक्सेबल, बोथ RFA will be taxable। I hope it is clear। I hope it is clear। सीधा सिंपल सा बात यह है, एम्प्लॉय को ट्रांसफर के टाइम अगर 2 RFA मिल रहा है, एम्प्लॉय जस्ट अभी उसका रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है एंड अगर वो 2 RFA उसे मिला है अपने एम्प्लॉयर से, इन दैट केस फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज आउट ऑफ बोथ आरएफए, जिस आरएफए का परक्यूजिट वैल्यू कम है सिर्फ वही टैक्सेबल होने वाला है, बट फ्रॉम 91th डे दोनों आरएफए टैक्सेबल होने वाले हैं, दोनों आरएफए का परक्यूजिट वैल्यू टैक्सेबल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया सर 6। अब 7 क्या कहता है? 7 कहता है अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से आरएफए मिल रहा है फॉर ए पीरियड मोर देन 1 प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से आरएफए मिल रहा है फॉर मोर देन 1 प्रीवियस ईयर, इन दैट केस जिस प्रीवियस ईयर में उसे पहली बार आरएफए मिला था, उस प्रीवियस ईयर में
उस आरएफए का परक्यूजिट वैल्यू कितना था। सबसे पहले तो सर ये देखो, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से आरएफए मिल रहा है फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में उसे पहली बार वो आरएफए मिला था, उस प्रीवियस ईयर में उस आरएफए का परक्यूजिट वैल्यू कितना था, सबसे पहले ये देख लो। ओके, अब उस परक्यूजिट वैल्यू का इंडेक्सेशन करो इन करेंट प्रीवियस ईयर, करेंट प्रीवियस ईयर में उस परक्यूजिट वैल्यू का इंडेक्सेशन करो। अब करेंट प्रीवियस ईयर में उस आरएफए का जो परक्यूजिट वैल्यू आ रहा है एज पर दिस एवब प्रोविजन, ये जो ऊपर के प्रोविजन है, कंसिडरिंग दिस एवब प्रोविजन, करेंट ईयर में उस आरएफए का जो परक्यूजिट वैल्यू आ रहा है दैट कैन नॉट एक्सीड दैट इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू। सर सबसे पहले अपने को करना क्या है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर in which RFA was provided। तो फिर सर इस RFA का एक परक्यूजिट वैल्यू तो आया होगा ना एज पर दिस एवर प्रोविजन, ये जो आपके एवर प्रोविजन है इसके हिसाब से एक परक्यूजिट वैल्यू आया होगा, वो परक्यूजिट वैल्यू को लिखो, परक्यूजिट वैल्यू। ओके, अब इस परक्यूजिट वैल्यू का इंडेक्सेशन करना है, दैट इज इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये परक्यूजिट वैल्यू ले लो भाई, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पीवी, परक्यूजिट वैल्यू इन फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन विच आरएफए वाज प्रोवाइडेड इनटू सीआईआई ऑफ करेंट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ दैट प्रीवियस ईयर in which RFA was provided for first time। ओके, आपका इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू आ गया। अच्छा एक सेकंड सर, अपना करंट प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 25-26। अब प्रीवियस ईयर 25-26 में जो आरएफए आपको मिल रखा है, उस आरएफए का जो आरएफए आपके पास है, उस आरएफए का परक्यूजिट वैल्यू क्या आ रहा है एज पर दिस एवब प्रोविजन, जो परक्यूजिट वैल्यू आ रहा है दैट कैन नॉट एक्सीड दिस इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर, क्वेश्चंस किए थे एक बार देख लेना। नेक्स्ट सर, यहां पर जो आप लिख रहे हो ना फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन विच आरएफए वाज प्रोवाइडेड, दिस फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी अर्लियर देन प्रीवियस ईयर 23-24 बिकॉज ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर 23-24। सो दिस फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी अर्लियर देन प्रीवियस ईयर 23-24। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।